श्याम नाम का एक व्यक्ति अपने खेत में आलू की खेती करके गुजारा करता था। वो एक गांव में अपनी पत्नी सुमन और अपनी बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अजी इस बार हमारी आलू की खेती कैसी हुई है? मैं तो बुखार की वजह से पिछले कई दिनों से खेत में जा ही नहीं पा रही। अब आपको अकेले काम करना पड़ता है। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी इस बार हमारी आलू की फसल काफी अच्छी हुई है। अब वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमें मुनाफा ही मुनाफा हो सकता है। अब वैसे भी अभी बाजार में आलू के दाम काफी ज्यादा हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस बार हमें काफी अच्छा मुनाफा होगा। बाकी तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपना ध्यान रखो। अजी। मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म खाना बना कर लाता हूँ। उसके बाद श्याम रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाता है और उन्हें परोसता है। कैसा है खाना? पापा, खाना तो बहुत टेस्टी है। अजी बिल्कुल, आप वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। आखिर मैंने जो बनाया है। इस तरह वो तीनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। वहां श्याम अपने खेत में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। इस तरह धीरे धीरे आलू की फसल अब पूरे तरीके से तैयार हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद अगले महीने हमारे मोनू का भी जन्मदिन है। हाँ, मुझे याद है। इस बार हम अपने मोनू का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। पिछली बार फसल खराब होने की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ और उसकी वजह से हमें मोनू का जन्मदिन भी नहीं मना पाए थे। लेकिन इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मैं अपने मोनू का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगा। हाँ बेटा, ये अब मज़ा आएगा। हम सब बहुत मस्ती करेंगे। शैतान। फिर कुछ दिन बाद श्याम जाकर अपने आलूओं की खुदाई करता है। सच में इस बार तो आलू बहुत ही अच्छे हैं। मुझे इनका अच्छा दाम मिलेगा। उसके बाद जब श्याम उन आलूओं को मंडी में बेचने जाता है, तब उन आलूओं का दाम बहुत ही सस्ता मिलता है। अरे भैया, अभी कुछ समय पहले तो आलूओं का दाम बहुत ऊपर था, अब अचानक इतना गिर कैसे गया? भैया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब जो दाम है उसी दाम के हिसाब से तो डील होगी ना। लेकिन भैया, यह दाम तो बहुत कम है, इसमें हमारा गुजारा नहीं होगा। 10 रुपए किलो तो बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो भाई, तुम्हें मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं चला। बाकी सब इसी दाम में बेच रहे हैं, मैं किसी और से खरीद लूंगा। श्याम उस आदमी का आलू बेचने से इनकार कर देता है और फिर वह कहीं और भी आलू बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं पर भी उसे अच्छा दाम नहीं मिलता। फिर अजी अब हमें आलू तो बेचने ही होंगे, ऐसे कब तक काम चलेगा? लेकिन भाग्यवान, ये दाम तो बहुत ही कम है। पवन भाई साहब ने सेठ को 20 रुपए किलो आलू बेचे हैं, और जब मैंने उन्हें बेचने को कहा तो उन्होंने मेरे आलू की सिर्फ 10 रुपए की कीमत लगाई, जबकि मेरे आलू पवन के आलूओं से ज़्यादा अच्छे हैं। कोई बात नहीं जी, आप कुछ दिन और कोशिश कीजिए। अगर अच्छा दाम मिला तो ठीक है, नहीं तो हम इसी दाम में आलू बेचने होंगे। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर मोनू का जन्मदिन आता है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। हाँ बेटा, जन्मदिन मुबारक, तुम खूब तरक्की करो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। मम्मी, आज हमारे घर पर पार्टी होगी ना? मैंने अपने सभी दोस्तों को बोल दिया है, वो सब मेरे घर पर आएंगे और हम सब खूब मस्ती करेंगे। लेकिन बेटा। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हम इस बार भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। ठीक है पापा। इतना कहकर मोनू घर के बाहर खेलने चला जाता है। अजी आपने मोनू को ऐसा क्यों कहा? हमारे पास तो घर में ना पैसे हैं और ना ही घर में राशन। अरे तो भला उसका जन्मदिन कैसे मनाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सबके लिए आलू चाट बनाऊंगा। लेकिन जन्मदिन की पार्टी में सिर्फ आलू चाट से सबका काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें मोनू की खुशी के लिए ऐसा करना ही होगा। फिर शाम को श्याम अपने कुछ पड़ोसी और मोनू के दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी में बुला लेता है। सभी बच्चे भी पार्टी में उसके लिए बहुत उत्सुक थे। फिर श्याम सभी को आलू चाट देता है और हाथ जोड़कर सबसे कहता है, आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था और हमारे बेटे का बहुत मन था अपना जन्मदिन मनाने का, इसलिए मैंने सबके लिए सिर्फ आलू चाट बनाया है। अगर ऐसा ही था तो हमें बुलाने की भला क्या ज़रूरत थी? हाँ सही कहा,
पहले ही हमें बता दिया होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। सिर्फ आलू चाट से भला क्या होता है, ये तो ऐसे ही बनी होगी। इस तरह वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो सब आलू चाट खाते हैं। वाह, ये आलू चाट तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट आलू चाट कभी नहीं खाई। सच में मैंने भी इससे ज़्यादा स्वादिष्ट आलू चाट कभी नहीं खाई। हाँ, इसलिए कहते हैं हमें किसी भी चीज को परखने बिना ही उसके बारे में इस तरह बातें नहीं बनानी चाहिए। अरे भाई साहब सुमन, वाकई आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। ये आलू चाट तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट आलू चाट खाकर तो मजा ही आ गया। क्या मुझे थोड़ी सी और मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, और लीजिए। सभी को आलू की चाट बहुत स्वादिष्ट लगती है और सब पेट भरकर आलू चाट खाकर वहां से चले जाते हैं। अरे हमें तो डर था कि कहीं किसी को ये आलू चाट पसंद ना आए तो ये सब हमारे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन आलू चाट सबको बहुत पसंद आई। हाँ भाग्यवान, मैंने नहीं सोचा था कि सबको आलू चाट इतनी पसंद आएगी। देखो तो हमारा मोनू भी आज कितना खुश था। हाँ जी, अच्छा हुआ आपने मोनू को पहले मना नहीं किया, वरना आज हमारा मोनू बहुत उदास हो जाता। बल्कि आलू चाट का तो फैसला बहुत अच्छा था, सभी को आपके हाथ की आलू चाट बहुत पसंद आई। चलो अब हम सो जाते हैं। फिर अगले दिन श्याम के पास उसका एक पड़ोसी रजत आता है। आओ रजत, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। हाँ कहो, कैसा काम? मैंने कल तुम्हारे घर पर आलू चाट खाई थी, वह वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। तो क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? कैसा काम? तुम्हें तो पता ही है, मैं अपनी दुकान पर मिठाइयाँ बनाकर बेचता हूँ। तो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं और भी बहुत सी चीज़ें बेचूँ। मैंने सुना कि इस बार तुम्हारे आलू अच्छे से नहीं बिक पा रहे हैं, तो क्यों ना तुम मेरी दुकान पर आलू चाट बनाकर बेचो। इसके बदले तुम मुझे थोड़ा किराया दे देना। फिर तुम्हारी आलू चाट मशहूर होगी तो उसी के साथ मेरे बाकी पकवान भी बिक सकते हैं। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और तुम्हें भी। लेकिन रजत भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा। देखो श्याम, ये काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी तुम थोड़े टाइम सोचो और उसके बाद ही तुम मुझे कोई जवाब देना। इतना कहकर रजत वहां से चला जाता है। फिर घर के अंदर क्या बात है जी, आप इतनी सोच में क्यों डूबे हुए हैं? श्याम सुमन को सारी बात बताता है। हाँ, वैसे आपको एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए, क्या पता हमें अच्छा मुनाफा हो जाए। हाँ, वैसे कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद श्याम रजत की बात मानकर उसकी दुकान पर आलू चाट बनाकर बेचने का काम शुरू करता है। लेकिन कई दिनों के बाद भी उसके पास ग्राहक नहीं आता। तब श्याम रजत को 1 महीने का किराया देते हुए कहता है, माफ़ करना भाई साहब, मुझे नहीं लगता ये आइडिया अच्छा था। मुझे नहीं लगता मेरा एक काम चलेगा। अरे श्याम, तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो भाई? एक बात बताओ, क्या तुम्हारी फसल 1 ही महीने में तैयार हो जाती है? तुम उस फसल को अच्छा करने के लिए कितने महीनों की मेहनत करते हो। उसके साथ साथ तुम्हें कितना सब्र रखना होता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने शुरुआत में दुकान खोली थी तब मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे समय, मेहनत और सब्र के साथ मेरी दुकान भी अच्छी चलने लगी। इसलिए इतनी जल्दी हार मत मानो और कोशिश करो। लेकिन बाकी मैं तुम्हारे को 3 महीने का किराया माफ़ कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। तुमने भी तो मेरी एक बार मदद की थी, तब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तुमने हमारे राशन का सारा खर्चा उठाया था। इसलिए मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा चलेगा। रजत की बात मानकर श्याम भी अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देता है। वो सब्र के साथ अपने काम पर पूरा ध्यान देता है। धीरे धीरे उसके पास एक दो ग्राहक जो रजत की दुकान पर आते थे, वो उसके पास आलू चाट खाते हैं। वाकई आप तो आलू चाट बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो भाई। जी शुक्रिया। इस तरह धीरे धीरे श्याम के पास और भी ग्राहक आने लगे थे। श्याम अब अपनी आलू चाट के लिए बहुत मशहूर हो गया था और वहां पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। इसी वजह से रजत और श्याम दोनों को अच्छा मुनाफा हो रहा था। फिर एक दिन, क्या बात है श्याम, तुम हमेशा किराया एडवांस में ही दे देते हो, एक दिन भी चूकने नहीं देते। यह सब जो भी कुछ है आपकी वजह से ही है। आपने मेरी इतनी मदद की। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इस मुकाम पर पहुंच नहीं पाता। ऐसा नहीं है श्याम, यह सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। नहीं, बल्कि मुझसे ज़्यादा आपको मुझ पर विश्वास था।
साथ ही आपने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया और अपने साथ ये बिजनेस करने का मौका दिया। अगर यह सब नहीं होता तो मैं कभी भी इतना मुनाफा नहीं कमा पाता। अब श्याम की घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। वो अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जी रहा था। श्याम अब अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर पा रहा था। पापा, इस बार जन्मदिन पर मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। हाँ बेटा, ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। हाँ शैतान, अब तो ये अपनी हर जिद पूरी करवा लेता है। तुम चिंता मत करो, यह सिर्फ इसके जन्मदिन का एक उपहार है। अगर ये अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो हम इसे कोई भी उपहार नहीं देंगे। नहीं पापा, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह श्याम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। सोनपुर नाम के गांव में रहमान नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी बेगम मुमताज, बेटी राबिया और बहन गुलनाज रहती थी। उसकी बहन की उम्र अब शादी की हो चली थी, लेकिन रहमान को अपनी बहन की शादी करने की इतनी जल्दी नहीं थी। उसकी सोच बाकी लोगों की तरह पिछड़ी हुई नहीं थी। वो जिस तरह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा था, उसी तरह वो अपने अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद अपनी बहन को भी पढ़ा रहा था। बचपन से उसकी एक तमन्ना थी कि भले ही वो पैसों की कमी से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन वह अपनी बहन और बेटी को पढ़ा लिखा कर जरूर कामयाब करेगा। आज आपके मालिक ने आपको पगार दे दी क्या? मुझे बाजार जाकर घर का राशन लेकर आना है। नहीं बेगम, मैंने मालिक को कहा था कि इस बार आपने मुझे पगार देने में बहुत देर कर दी है, मुझे मेरी पगार दे दीजिए। लेकिन मालिक ने मुझे आज भी पैसे नहीं दिए। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, ये आपका मालिक आपको समय पर आपको पैसे क्यों नहीं देता है? घर में राशन भी नहीं है, अब मैं सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर राशन वाले से थोड़ा राशन उधार में ले आता हूँ। जब मुझे पगार मिल जाएगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। रहमान राशन लाने के लिए गांव के राशन वाले की दुकान पर जाता है। भैया, इस महीने का राशन दे दीजिए, मैं आपको राशन के पैसे अगले हफ्ते तक दे दूंगा। आज मुझे पगार मिलने वाली थी, लेकिन मालिक ने फिर आज मुझे पैसे नहीं दिए हैं। ये तो अब तुम्हारा हर महीने का हो गया है। राशन इस महीने लेकर जाते हो और पैसे अगले महीने लाते हो, लेकिन इस बार तो तुमने पिछले महीने के राशन के पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता। अरे ऐसे मत करो भैया, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कभी भागा थोड़ी ना हूँ। इतने सालों से मैं इसी गांव में रहता आया हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? देखो भैया, बात यहाँ पर विश्वास की नहीं है, लेकिन मुझे भी सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारी तरह हर ग्राहक मेरे पास उधार लेकर आएगा तो मैं भला अपनी दुकानदारी कैसे चलाऊंगा? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ भैया, लेकिन इस समय मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते तक तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, सिर्फ इस बार तुम्हारी बात मानकर राशन दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें उधार में राशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला। रहमान इस बार जैसे तैसे करके राशन वाले से उधार में राशन लेकर आ जाता है, लेकिन वो घर आकर बहुत परेशान होता है। उसे परेशान देखकर उसकी बेगम और बहन उससे पूछती है, अरे क्या बात है जी, मैं देख रही हूँ जब से आप राशन लेकर आए हैं तब से बड़े परेशान हैं। हाँ भाईजान, मुझे भी आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बताइए ना, क्या बात है? अरे मैं क्या बताऊँ तुम दोनों को, मेरे मालिक की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि पाई पाई को मोहताज हो गया हूँ। दिन भर फैक्ट्री में काम करने के बाद भी अगर हाथ पे पैसे नहीं आते तो कितना खराब लगता है। कभी कभी तो मुझे इतना मजबूर महसूस होता है कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। भाई मैं तो कहती हूँ आप वहाँ पर काम करना छोड़ दीजिए, हम मिलकर अपना कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन गुलनाज, अपना काम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें काम शुरू करना क्या है। हम जैसे गरीब लोग तो बस किसी के पास नौकरी ही कर सकते हैं, यह अपना बिजनेस करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। अरे भाईजान, जरूरी थोड़ी ना है कि बिजनेस हमेशा बड़े सिरे से ही शुरू किया जाए। आप जानते हैं आपके हाथ का मटन सभी लोगों को कितना पसंद आता है। आप अगर बाजार में अपना मटन का ठेला लगा लो, उसे खाकर अपनी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं, लेकिन आज गुलनाज तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे आपको उस मालिक के यहाँ काम करने से अच्छा है तो आप अपना खुद का मटन का ठेला लगा लीजिए। वैसे भी काम के बदले आपको पैसे देने में इतनी आनाकानी करता है, तो एक बार आप अपना काम करने का जोखिम भी उठा ही लेते हैं। ठीक है,
अगर तुम दोनों को यही लगता है तो फिर मैं यही कर लेता हूँ। इस काम को करने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। मैं अपने किसी दोस्त से काम के लिए पैसे उधार पर ले लूँगा। रहमान अपने एक दोस्त यूसुफ से अपने ठेले को शुरू करने के लिए कुछ पैसे उधार ले लेता है। अगले ही दिन से वो बाजार में अपना मटन का ठेला लगाना शुरू कर देता है। उसके ठेले के मटन की खुशबू से आसपास के लोग उसके ठेले पर खींचे चले आते हैं। अरे मियाँ, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो पूरे बाजार में इस ठेले से आ रही खुशबू महक रही है? भाईजान, आज से मैंने मटन का काम शुरू किया है। गर्मा गर्म मटन करी के साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और सलाद। एक बार खाओगे तो खाकर मजा आ जाएगा। अरे मियाँ, जब इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो इसे ज़रूर खाएंगे। तुम जल्दी से हमारे लिए एक प्लेट लगा दो। रहमान जल्दी से ग्राहकों को एक प्लेट मटन करी और तंदूरी रोटी देता है। ग्राहक जैसे ही उस मटन को खाता है तो मटन इतनी अच्छी तरह से पका होता है कि उसके मुंह में जाते ही घुल जाता है। वाह मियाँ वाह, क्या मटन बना है, खाकर मजा आ गया। देखो, मैं तुम्हें सच बताऊं तो पूरे बाजार में इतना अच्छा मटन कोई नहीं बनाता। सब लोग लालच के चक्कर में बासी मटन बनाकर दे देते हैं। उनके हाथ का मटन खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं आता, लेकिन तुमने जो मटन बनाया है उसका स्वाद तो एकदम लाजवाब है और मटन भी एकदम ताजा है। मियाँ, मैं तो अब से सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर आकर ही मटन खाया करूंगा। तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। शुक्रिया भाईजान। आज से तो मैं अपने सभी दोस्तों को मियाँ तुम्हारे पास ही मटन खाने के लिए भेजा करूंगा। अपने पहले ग्राहक से ही अपनी मटन करी की इतनी तारीफ सुनकर रहमान बहुत खुश होता है। शाम तक उसके ठेले पर जितने भी ग्राहक आते हैं वो सभी उसके हाथ की मटन करी खाकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग उसकी तारीफ करके जाते हैं। काम के पहले ही दिन रहमान की इतनी अच्छी कमाई होती है कि वो अपने सभी घर वालों के लिए मिठाइयाँ खरीद कर घर ले जाता है। जितना हमने सोचा भी नहीं था, मेरा काम तो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा चल गया। पहले दिन ही पूरे 5,000 की कमाई हुई है। इस खुशी में लो मिठाई खाओ। कल से मैं ठेले पर और ज़्यादा मटन बनाकर लेकर जाऊंगा तो मेरी और अच्छी कमाई होगी। मैंने कहा था ना भाईजान, अगर आप अपने बाजार में जाकर मटन का ठेला लगाएंगे ना तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब्बू जान, जब पूरे महीने काम करके आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना। अब मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मुझे पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे कपड़े लाने के लिए पूरे महीने का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल काम से आते वक्त तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊँगा। ये कल अब्बू मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे। थोड़े दिन बाद जब ईद आएगी तो मैं ईद को नए कपड़े पहनूंगी। राबिया को इतना खुश देखकर घर के सभी लोग भी खुश होते हैं। रहमान को बाजार में अपना मटन का ठेला लगाते हुए कई महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन एक मटन ठेले वाला बिरयानी वाले से कहता है, अरे करीम भाई, जब से इस रहमान ने यहाँ पर अपना मटन करी का ठेला लगाना शुरू किया है ना, तब से धीरे धीरे मेरा तो काम ही बंद होता जा रहा है। पहले कम से कम मेरे पास कुछ ग्राहक तो आते थे, लेकिन अब तो उन ग्राहकों ने भी मेरे पास आना बंद कर दिया है। मुझे कुछ न कुछ करके इस रहमान का ठेला यहाँ से हटवाना होगा, वरना मेरा काम पूरी तरह बंद हो जाएगा। अरे लेकिन तुम इसका काम बंद करवाओगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हम इसे जाकर कहेंगे कि तुम अपना ठेला बंद कर दो तो ये हमारे कहने से अपना ठेला बंद कर देगा। ना ही इसका ठेला बंद करवाने के लिए इसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। हम इसके साथ जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे फंसा ज़रूर सकते हैं। मैं इसके मटन में कुछ ऐसा मिला दूंगा जिससे पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी, इसके ठेले को बंद करवा देगी। एक बार ऐसा हो गया तो यह इस ठेले को यहाँ पर फिर कभी नहीं खोल पाएगा। अरे वाह भाईजान, क्या दिमाग लगाया तुमने। तुम्हारी इस तरकीब से तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब्दुल बेईमानी करके मौका पाकर रहमान की मटन करी में कुछ मिला देता है जिसे उसे खाकर लोग बीमार हो जाएं। उसके बाद वो खुद ही पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। जब फूड सिक्योरिटी वाले रहमान की मटन की जांच करने आते हैं तो उन्हें देखकर रहमान भी हैरान रह जाता है। अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग सिर्फ मेरे मटन की जांच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तुम्हारे मटन के खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम अपने मटन का स्वाद बढ़ाने के लिए इसके अंदर हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, जिससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। ये सब बिल्कुल झूठ है ऑफिसर। मैंने आज तक अपने मटन में कभी ऐसा कुछ नहीं मिलाया। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपको मेरी कंप्लेन आखिर की तो किसने की है। मैं बताती हूँ भैया, ये सब किसने किया है।
इस अब्दुल ने आपके मटन में कुछ मिलाया और फिर खुद ही पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या ये सब तुम क्या कह रही हो? फालतू में कुछ भी बकवास मत करो। भला तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? सबूत तो मेरे इस फोन के अंदर है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब कि अब्दुल क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर अपने भैया को खुशखबरी देने आई थी कि आज मेरा आईएएस का इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। लेकिन जब यहाँ आई तो देखा कि अब्दुल भैया की मटन करी के अंदर कुछ मिला रहा है, इसलिए मुझे इस पर शक हो गया। ये रही इसकी वीडियो। गुलनाज की ये बात सुनकर कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई है, वहां पर खड़े सभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं। रहमान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बहन को गले से लगा लेता है। लेकिन जब फूड इंस्पेक्टर वीडियो देखते हैं तो रहमान को छोड़कर अब्दुल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अपनी बहन के आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी रहमान अपने मटन करी के ठेले को बंद नहीं करता, क्योंकि उसने इसी मटन करी के ठेले पर काम करके अपनी बहन को इस मुकाम पर पहुंचाया था। इसलिए अपने काम पर उसे बहुत गर्व था।